नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 6 की तरफ, जिसका नाम है ब्रिटिश साम्राज्य एवं स्वातंत्र्य चेतना। इस पूरे के पूरे अध्याय में हम समझने की कोशिश करें कि ब्रिटिश शासन की वजह से जो भारत के अंदर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर परिवर्तन आए थे, वे परिवर्तन नकारात्मक थे और उन नकारात्मक परिवर्तनों की वजह से भारतीयों का शोषण हो रहा था। उस शोषण के विरुद्ध अब स्वतंत्र चेतना जो थी वो किस प्रकार जग रही थी, भारत के अंदर किस प्रकार राजनीतिक जनजागरण जो था वो पूर्णतः बढ़ता जा रहा था। और उसी राजनीतिक जनजागरण की वजह से भारतीय जो है एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देते हैं, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये पूरे के पूरे अध्याय के अंदर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, हम अंग्रेजी साम्राज्य की बात कर रहे हैं। और आज के भाग यानी भाग नंबर 5 की तरफ अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर हम चर्चा करेंगे किसान और जनजातीय आंदोलन के बारे में, कि सब किसान जो थे वो पूर्णतः क्यों आंदोलन कर रहे थे, जनजातियां क्यों आंदोलन कर रही थी, और जनता जो थी वो उत्तरदायी शासन की मांग क्यों कर रही थी। इन सभी बिंदुओं के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे भाग नंबर 5 में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर से पहले मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना चाहता हूँ कि चाहे किसान हो या फिर जनजातियां हो या फिर सामान्य जनता हो, सभी यहां पर शोषण के विरुद्ध काम कर रहे थे। सबके अलग अलग कारण थे। जैसे कि अगर मैं किसानों की बात करता हूं तो किसान क्यों परेशान थे? क्योंकि साहब जो राजस्व था वो अपने आप में पूर्णतः बढ़ता जा रहा था। साहब जो कई प्रकार के जो कर थे वो इनके ऊपर जो है वो लगाए जा रहे थे। इसी के साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि जो जागीरदार थे वे कई प्रकार के अत्याचार, जागीरदार जो थे वे कई प्रकार के अत्याचार जो थे उनके पूर्णतः बढ़ते जा रहे थे। अगर मैं जनजातियों की बात करूं तो साहब इनके तौर पर हमें देखने को मिलता है कि कृषि के विस्तार के कारण इनके ऊपर भी अब राजस्व जो था वो थोप दिया गया था। साथ साथ में सामाजिक तौर पर इनके साथ जो है वो हस्तक्षेप किया जा रहा था, अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप जो है वो किया जा रहा था। अगर यहां पर मैं तीसरी इंपॉर्टेंट बिंदु की बात करूं यानी मैं जनता की बात करूं तो जनता चाह रही थी कि साहब जिस प्रकार भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, लोकतंत्र की बातें यहां पर की जा रही है, तो क्यों ना हमें भी उत्तरदायी शासन जो है वो पूर्णतः मिल सके, उत्तरदायी शासन जो है पूर्णतः मिल सके। यानी कि सबकी इच्छाएं जो है वो पूर्णतः अलग है, सबके आंदोलन के कारण पूर्णतः अलग है, लेकिन सबका मुख्य ध्येय क्या है साहब? एक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में जुड़ना और अपने क्षेत्रीय आंदोलन को बड़े प्रबल स्तर के ऊपर रखना। अगर मैं पूछूं कि साहब विरोध किसका था, तो हमें देखने को मिलता है उस समय के राज शासन के ऊपर था, अंग्रेजों के विरोध था। तो हमें देखने को मिलता है कि इनके कारण अलग अलग थे पर ध्येय सबका एक था, आंदोलन। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले किसान व जनजातीय आंदोलन में किसान आंदोलन को। किसान आंदोलन की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर किसान जो थे वो प्रशासन के विरुद्ध आवाज उठाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। अब इसके साथ कारण क्या क्या थे? तो देखो, पहला कारण तो ये था कि साहब बढ़ता हुआ राजस्व, है ना? ठीक है। दूसरा कारण था साहब कई प्रकार के कर। देखो, कई प्रकार के कर इनके ऊपर लगा दिए जाते थे। जैसे कई जगह पर तलवार बंधई कर लग जाता था। तलवार बंदी करके साहब राजा जो है, अगर किसी ठिकाने का जो जागीरदार है उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है तो हमें देखने को मिलेगा साहब तलवार बंधई कर किसानों के ऊपर लाद दिया जाता था। इसके अलावा अन्य प्रकार के चावरी कर थे कि साहब अगर हमें देखने को मिलेगा कि शादी होगी तो उसके अंदर कर देखना पड़ेगा। साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कई प्रकार के लाग बाग कर भी यहाँ पर पूर्णतः ऐसे स्थितियों के अंदर किसानों के ऊपर लाद दिए गए थे जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पूर्णतः कमजोर होती जा रही थी। भारत के अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो किसान आंदोलन अलग अलग क्षेत्र में हुए, जहां पर कृषि का विस्तार बड़े स्तर पर था, जहां की कृषि बड़ी शानदार थी। जैसे बेंगू बिजोलिया की अगर मैं बात करता हूं, वहां पर कृषि बड़ी अच्छी थी, बड़ी उपजाऊ जमीन थी। ऐसी जमीनों के ऊपर भी किसान जो था वो अपने आप में बड़ा कमजोर था, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर था। इनके अलावा जागीरदारों का शोषण जो था वो पूर्णतः बढ़ता जा रहा था। तो चलिए इसी कड़ी के अंदर हम किन किन आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे उनकी तरफ देखते हैं। हम यहाँ पर बिजौलिया किसान आंदोलन की बात करेंगे, हम बेंगू किसान आंदोलन की बात करेंगे, बूंदी, अलवर और मारवाड़ किसान आंदोलन की यहाँ पर बात करेंगे। और इन किसान आंदोलन ने राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक ऐसी आवाज उठाई जो राष्ट्रीय स्तर पर उठी। जैसे अगर मैं यहाँ पर बिजौलिया किसान आंदोलन की बात करूंगा तो यहाँ पर बिजौलिया किसान आंदोलन की बातें राष्ट्रीय स्तर पर उठ रही थी। कांग्रेस ने बिजौलिया किसान आंदोलन के अंदर बड़ा समर्थन दे रखा था। चलिए तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं साहब, बिजौलिया किसान आंदोलन। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है अपन बढ़िया तौर पर देखते रहते हैं। बिजौलिया जो था वो अपने आप में एक अश्रेणी का ठिकाना था, किसके अंतर्गत साहब? मेवाड़ राजघराने के अंतर्गत, मेवाड़ राजघराने के अंतर्गत। बिजौलिया के अंदर जो किसान रहा करते थे वे धाकड़ जाति के थे, धाकड़ जाति के थे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र अपने आप में बहुत ज्यादा उपजाऊ था, लेकिन किसान जो था वो अपने आप में पूर्णतः गरीब था, कमजोर था। उसका कारण था क्या? सब कई कई प्रकार के कर,
राजस्व की दरें बढ़ना और साथ साथ में शोषण कर जैसे कि चावरी कर हो या फिर तलवार बंधई कर। ठिकाने के संस्थापक जो थे वो परमार थे। बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक, जिन्हें भूप सिंह के नाम से, भूप सिंह उनका एक्चुअल नेम था, बाद में उन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया था, विजय सिंह पथिक। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के अंदर, हमें देखने को मिलता है कि किसान आंदोलन के जनक के तौर पर, मैं कहूंगा सब, एक किसान आंदोलन को बड़े स्तर पर पहुंचाने के पीछे कारण नाम था, वो था साहब विजय सिंह पथिक का, विजय सिंह पथिक का। 1917 के अंदर ये एक ऊपरमल पंच बोर्ड नामक एक संगठन बनाते हैं और पूरे के पूरे किसान आंदोलन को संगठित करते हैं। ये किसान आंदोलन जो था वो 3 चरणों में चलता है और अगर मैं कहूंगा साहब ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। हम देखते हैं कि साहब अंत में जो मेवाड़ ठिकाना होता है और जो किसान होते हैं, उन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है और जमनालाल बजाज का भी बड़ा योगदान था, फतेह करण चारण, ब्रह्मदेव भील, अलग अलग स्टेजेस के अंदर अलग अलग बड़े लीडर्स का यहाँ पर योगदान था। अंत में बिजौलिया किसान आंदोलन की पूर्णता बात मान ली जाती। मैं यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि एक अखबार चलाया करते थे, अखबार का नाम था प्रताप, एक राष्ट्रीय स्तर का अखबार था। इस अखबार के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि इस अखबार का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान था बिजौलिया किसान आंदोलन की जो समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की। गणेश शंकर विद्यार्थी का यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है जो अपने को याद रखना। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी तथा नवीन राजस्थान नामक पत्र जो था वो पूर्णतः प्रकाशित किया। बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान देता है। राजस्थान सेवा संघ जो है वो पूर्णतः एक बड़ा इंपॉर्टेंट राजनीतिक संगठन था जिन्होंने राजनीतिक तौर पर जन जागृति फैलाने के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट अपना योगदान दिया। नेक्स्ट अपना आंदोलन है साहब बेंगू किसान आंदोलन। अब साहब बेंगू किसान आंदोलन की स्थिति क्या थी? सेम टू सेम बिजौलिया जैसी, यानी राजस्व की दरें बहुत ज्यादा थी, जागीरदार द्वारा, राज शासन द्वारा बड़े शोषण किए जा रहे थे। इस वजह से किसान जो है वो आंदोलन करते। बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रभाव हमें बेंगू पर भी देखने को। 1921 के अंदर बेंगू में किसान मिनाल नामक स्थान के ऊपर एकत्र हुए और लाख बाग, बेगार और अन्य कर नहीं देने का यहाँ पर पूर्णतः निर्णय लिया गया। नहीं देने का यहाँ पर पूर्णतः निर्णय लिया गया। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के सदस्य राम नारायण चौधरी, साहब राम नारायण चौधरी किसके अनुयायी थे? विजय सिंह पथिक के अनुयायी थे। वो इस पूरी के पूरे आंदोलन को संभाल रहे थे। बाद में आंदोलन का नेतृत्व जो है वो विजय सिंह पथिक द्वारा भी पूर्णतः किया गया। यानी आप देख रहे हैं कारण सबके एक है, आंदोलन का तरीका पूर्णतः यहाँ पर अलग अलग देखने को मिल रहा है। तीसरा आंदोलन हमें देखने को मिलता है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा कर रहे थे। 1926 के अंदर किसानों ने लगान की ऊंची दरों के विरुद्ध जो है वो आवाज उठाई और इस आंदोलन के अंदर महिलाओं ने भी अपना इंपॉर्टेंट तौर पे योगदान दिया। अब साहब बूंदी के अंदर हमें स्थिति देखने को मिल रही थी कि जो राजस्व की दरें थी वो अपने आप में पूर्णतः बढ़ा दी गई थी और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलती है, चाहे अकाल पड़े, सूखा पड़े, चाहे स्थिति परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन राजस्व की दरें कभी भी कम नहीं होती थी, वो दिनों दिन अपने आप में पूर्णतः बढ़ती जा रही थी। तो जो ये राजस्व और कर की भूख थी वो राज शासन की शांत नहीं हो रही थी। इस वजह से हमें देखने को मिलता है बूंदी के अंदर किसान आंदोलन बड़े स्तर पर हुआ। किसानों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए राज्य द्वारा बल प्रयोग किया गया। किसानों के इस आंदोलन को दबाने के लिए राज्य द्वारा बल प्रयोग किया गया। किसानों के सम्मेलन पर यहाँ पर गोलियां चलाई गई जिसके अंदर नानक जी भील जो थे वो पूर्णतः शहीद हुए और नानक जी भील हमें देखने को मिलते हैं आने वाले किसान आंदोलन के लिए, आने वाले राजनीतिक जन जागरण के लिए प्रेरणा स्रोत के तौर पर काम करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है। चौथा हमें देखना है सब अलवर किसान आंदोलन। अलवर के अंदर क्या स्थिति थी उसके बारे में ध्यान रखो। अलवर के अंदर हमें देखने को मिलती है कि सब राजस्व की दरें थी, शोषण वहां पर भी था, लेकिन स्थिति थोड़ी सी अलग थी। अलवर के अंदर यह था कि जो किसानों की फसलें थी वो जंगली सुअर पूर्णतः खराब कर दिया करते थे और जंगली सुअर के मारने के ऊपर भी यहाँ पर राज्य ने प्रतिबंध लगा रखा था। अब जब किसानों की फसलें अगर खराब हो जाएगी और जंगली सुअरों को नहीं मारा जाएगा तो इस वजह से हमें देखने को मिलेगा कि किसान अपने आप में बड़ी दयनीय स्थिति में आ जाएंगे। एक तो राजस्व इतना ज्यादा और फसलें भी ऊपर से खराब हो रही। इस वजह से हमें उनके द्वारा एक आंदोलन किया जाता है जिसको हम अलवर किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। अलवर में 1921 में किसानों का आंदोलन हुआ। राज्य द्वारा जंगली सुअरों को पाला जाता था। ये सुअर किसानों की खड़ी फसलों को नष्ट कर देते थे तथा राज्य द्वारा सुअर को मारने पर पाबंदी थी क्योंकि जंगली सुअर को बड़े स्तर पर शूटिंग के तौर पर, शूटिंग का एक शौक पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे रुष्ट होकर किसानों ने आंदोलन किया और अलवर के महाराजा को झुकना पड़ा तथा सुअरों को मारने पर पाबंदी हटा दी गई। 24 मई 1925 को अलवर के नीमूचना गांव के अंदर लगान वृद्धि के विरोध के अंदर किसानों ने एक सभा का आयोजन किया और यह सभा हमें देखने को मिलती है कि सैकड़ों स्त्री पुरुष और बच्चे इस गोलीकांड के अंदर मारे गए। कि वो जो सभा थी उसके ऊपर, उस निहत्ती सभा के ऊपर हमें देखने को मिलता है कि राज्य द्वारा गोलियां चलवाई गई और सैकड़ों स्त्री पुरुष और बच्चे जो थे इस गोलीकांड के अंदर मारे गए।
गांव के अंदर आग लगा दी गई। हमें देखने को मिलता है कि इतना ज्यादा बड़े स्तर पर शोषण हुआ कि गांवों के अंदर आग लगा दी। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और डबल डायरिज्म, एक शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, डबल डायरिज्म। डबल डायरिज्म की संज्ञा जो है वो अलवर के इस किसान आंदोलन को पूर्णता दी। उन्होंने कहा कि साहब जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा विभत्स है, सबसे उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट कड़ी के अंदर हम बात करते हैं सर मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ के किसान लोग जो थे वो जागीरदारों के शोषण से त्रस्त थे। जयनारायण व्यास ने 1923 के अंदर मारवाड़ हितकर्णी सभा का गठन किया तथा अपने समाचार पत्र तरुण राजस्थान के माध्यम से किसानों की दुर्दशा यहाँ पर पूर्णतः उजागर करी। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे बेंगू हो, चाहे बिजौलिया हो या अलवर हो, सभी के अंदर राजस्व की जो दरें हैं वो अपने आप में सबसे बड़ा कारण है आंदोलन का। राजस्व की दरें इस वजह से क्योंकि राजस्व की दरें अपने आप में अगर एक तरीके से फिक्स कर दी जाए तो राजी खुशी तौर पर रहें और किसानों को भी पता हो कि साहब मुझे अपने इतना पार्ट जो है वो राजस्व के तौर पर देना है। पर दिन प्रतिदिन राजस्व की दरें अपने आप में पूर्णतः बढ़ती जा रही थी और स्थिति कोई सी भी हो राजस्व देना पड़ रहा था। हितकर्णी सभा द्वारा, कौन सी हितकर्णी सभा? मारवाड़ हितकर्णी सभा द्वारा मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई पोल नामक की पुस्तकें भी प्रकाशित की गई और इन पुस्तकों से हमें देखने को मिलता है कि जो राज्य द्वारा शोषण किया जा रहा था उस शोषण के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई गई और इन पुस्तकों द्वारा हमें देखने को मिलता है कि इस शोषण को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो पूर्णतः उठाया गया। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो पूर्णतः उठाया गया। ये हमें एक बड़ा कारण देखने को मिलता है कि साहब ये किसान आंदोलन जो थे वो पूर्णतः आगे बढ़ते गए और पूर्णतः सफल भी हुए गए। यानी किसानों की समस्या तो हम पूर्णतः समझ गए कि बढ़ती हुई राजस्व की दरें, जागीरदारों का शोषण और अन्य प्रकार के करों से उनको लाद दिया गया था, इस वजह से शोषण किया। पर जनजातियों के साथ क्या समस्याएं थी? जनजातियां जो थी वो पूर्णतः विरोध क्यों कर रही थी, इस बात को देखो। देखो, अगर मैं जनजातियों के बारे में बात करता हूं तो मुझे क्या बात देखने को मिलती है? साहब जनजातियां अपने आप में प्रकृति प्रेमी थी, वो किसी से ना तो हस्तक्षेप करती थी ना हस्तक्षेप सहती थी। उनका अलग इंपॉर्टेंट तौर पर समाज था और राजी खुशी तौर पर रहा करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए अब जनजातियों के साथ भी स्थिति के अंदर परिवर्तन आ रहा है। कैसे साहब? पहली चीज तो ये कि कृषि के विस्तार के लिए, इसके लिए बेटा कृषि के विस्तार के लिए, कृषि का अगर विस्तार करना था तो इन जनजातियों को भी फोर्सफुल तरीके से कृषि के विस्तार के अंतर्गत लाया जा रखा था। और जैसे ही कृषि का विस्तार हमें देखने को मिलता है वैसे ही राजस्व की जो दरें थी वो इनके ऊपर पूर्णतः लाद दी गई थी। यानी वे जनजातियां जो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र थी, प्रकृति प्रेमी थी, अब उनकी भी स्थिति हमें दयनीय देखने को मिल रही थी। ये इंपॉर्टेंट बात हमें देखने को मिलती है, एक बात। दूसरी बात साहब, जो इनकी सामाजिक व्यवस्था थी, इनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी उस सामाजिक व्यवस्था के अंदर बड़े स्तर के ऊपर हस्तक्षेप किया जा रहा था। हस्तक्षेप किया जा रहा था, इनके साथ हस्तक्षेप किया जा रहा था। और जनजातियां जो थी उनके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक राजनीतिक जन जागरण बढ़ना और पूर्णतः आना बहुत ज्यादा जरूरी था जिससे वो इन समस्याओं से निदान पा पाए। तो जनजातियों की भी राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करूं तो ऐसी कुछ समस्या थी। तो चलिए जनजातियों में हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे आदिम जनजाति और उसका आंदोलन जिसका नाम है भील आंदोलन। इसके प्रणेता थे साहब गोविंद गुरु। इनका जन्म बसिया गांव 1858 के अंदर हुआ। वे स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए और उन्होंने जनजातियों की सेवा के करने के प्रण जो है वो पूर्णतः लिया। अब स्थिति क्या देखने को मिलती है साहब? जनजातियों को द्वारा ये जो बड़ा आंदोलन किया गया उसका कारण ही यही था, इतना सा था कि साहब हमें देखने को मिलता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे गोविंद गिरी और गोविंद गिरी की वजह से हमें देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा आंदोलन जो था वो बड़ा सशक्त हुआ। इन्होंने बासिया गांव के अंदर धूनी और निशान स्थापित किए। डूंगरपुर, ईडर, मालवा, गुजरात तथा मेवाड़ के भीलों और साथ साथ में गरासियों को एकत्रित कर इन्होंने अंधविश्वास को मिटाने तथा मांस मदिरा आदि का सेवन न करने की शिक्षा करी। यानी कि उन्होंने सबसे पहले सशक्तिकरण का काम किया। और कौन से सशक्तिकरण का? सामाजिक सशक्तिकरण का। और वो कब होंगी? जब सामाजिक कुरीतियां जो है वो अपने आप में पूर्णतः खत्म कर दी जाएगी। तो उन्होंने साहब मांस मदिरा आदि का सेवन, अंधविश्वासों को पूर्णतः मिटाने, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की यहाँ पर बात की। सबसे जिससे सामाजिक तौर पर सशक्त हो जाएंगे तो राजनीतिक तौर पर अपने आप ही सशक्तिकरण वहां पर हो जाएगा। इन्होंने संप सभा की स्थापना करी। गोविंद गुरु ने संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में गुजरात स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित किया तथा प्रतिवर्ष यहीं पर ही अधिवेशन आयोजित हमें इंपॉर्टेंट तौर पर पूर्णतः होने लगा। और स्थिति कितनी दयनीय हुई? स्थिति ये हुई कि साहब ये जो संप सभा थी अब वो आदिवासियों का एक संगठन बनती गई, इतनी ताकतवर हो गई कि सभी आदिवासी जो है इसको पूर्णतः अपना के तौर पर मानने लगे। बड़ा प्रभाव जो था उस पूरी के पूरे क्षेत्र के अंदर स्थापित हुआ। भीलों व गरासिया में बढ़ती जागृति से शासक वर्ग जो था वो चिंतित हुआ।
1908 में आयोजित अधिवेशन के दौरान एक विशाल जन समूह को चारों ओर से घेर लिया गया और ब्रिटिश सेना द्वारा गोलियों की बौछार यहां पर कर दी गई। इसमें लगभग 500 आदिवासी स्त्री पुरुष जो थे वो बच्चे शहीद हो गए। यानी ये घटना तो हमें पूर्णतः कैसी देखने को मिल रही है, सब जलियांवाला बाग देखने को मिल रही है। इसी वजह से इस घटना को कहा जाता है सब राजस्थान का जलियांवाला बाग। 10 वर्ष बाद यहाँ पर गोविंद गुरु को जब उनको जब कैद कर लिया गया, 10 वर्ष बाद उनको रिहा किया गया और मानगढ़ की पहाड़ियों में आदिवासी तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में मानगढ़ की पहाड़ियां बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर स्थित है। हमें देखने को मिलता है मानगढ़ की इस घटना को, मानगढ़ हत्याकांड के साथ साथ में राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग भी कहते हैं। आज भी हमें देखने को मिलता है कि मानगढ़ पहाड़ियां जो है उन चीकों की, उन 1500 भील स्त्री पुरुष बच्चों की शहीदी का जो है एक बड़े तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। चलिए आगे बढ़े। गोविंद गुरु के बाद मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत भी बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें नेता देखने को मिलते हैं भील और ग्रासी आंदोलन के। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के हितों के लिए काम करना किया। इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत करी। अब सब क्या किया, इन्होंने मेवाड़ की पुकार नामक 21 मांगे जो थी वो मेवाड़ ठिकाने के साथ में रखी। जब मेवाड़ ठिकाने ने इनके ऊपर ही पूरी तरीके से इनको कमजोर करने की कोशिश करी तो इन्होंने आंदोलन चलाया। साहब एक ही आंदोलन। माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, मामा बालेश्वर दयाल प्रमुख आदिवासी समाज सेवक के तौर पर देखने को मिलते हैं कि सब इन सभी का योगदान है जिससे उस समय का जो जनजातीय वर्ग था वो अपने आप में उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ। उन्होंने अपने शोषण के विरुद्ध जो है वो पूर्णतः आवाज उठाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं साहब मीणा आंदोलन। अब मीणा आंदोलन भी हमें देखने को मिलता है कि राजशाही के खिलाफ या शोषण के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन था जिससे हमें देखने को मिलता है सामाजिक उत्थान भी पूर्णतः जुड़ा हुआ था। मीणा जाति बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास के। प्राचीन काल के अंदर मीणा लोगों का समूह निवास स्थान मत्स्य जनपद था तथा अलवर, भरतपुर और जयपुर के कुछ भूभाग पर इनका शासन भी था। धीरे धीरे मीणा लोगों के क्षेत्र कछवा वंश के शासकों के अधिकार कर लिए। स्थिति ये हुई कि ये लोग आजीविका के लिए विभिन्न कार्य करने लगे। ब्रिटिश सरकार ने अलवर जयपुर के मीणा लोगों को अपराधी घोषित कर 1924 के अंदर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वो यहाँ पर ला दिया गया। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की वजह से हमें देखने को मिल रहा है एक ऐसी जनजाति जिसका इतना इंपॉर्टेंट योगदान है उसको क्रिमिनल जनजाति के तौर पर देखने को मिल रहा है। यानी एक शोषण जो है वो पूर्णतः इनके ऊपर हो रहा है। शोषण होगा तो आवाज उठेगी। इस एक्ट के अंतर्गत 25 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक स्त्री पुरुष को पुलिस स्टेशन के अंदर उपस्थिति देनी पड़ती थी, जिसका विरोध जो था वो हर मीणा पूर्णतः यहाँ पर कर रहा था। 1933 के अंदर मीणा क्षेत्रीय सभा का यहाँ पर गठन किया गया तथा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट समाप्त करने की यहाँ पर मांग की गई। मुनि मगन सागर की अध्यक्षता के अंदर नीम का थाना के अंदर एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें मीणा सुधार समिति का यहाँ पर पूर्णतः गठन हुआ और अब समाज जो था वो पूर्णतः विरोध की आवाज उठा रहा था। कई सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। ठक्कर बापा एक आदिवासी नेता थे जिनको पिछड़ी जाति के मसीहा के रूप में जाना जाता। इनके प्रयासों से 3 जुलाई 1946 को जयपुर रियासत के अंदर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वापस से समाप्त कर दिया गया। और हमें देखने को मिलता है कि इस आंदोलन ने सामाजिक तौर पर अपने आप को सशक्त किया। जाति ने अपने आप को जब सामाजिक तौर पर सशक्त किया तब अपने आप ही राजनीतिक तौर पर सशक्तिकरण हुआ। मीणा लोगों ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कई बार आंदोलन किए जिन्हें कुचल दिया गया, लेकिन 1952 में मीणा लोगों पर सारे के सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। तभी हमें देखने को मिलता है कि जनजाति का भी इंपॉर्टेंट तौर पर उत्थान हुआ और बड़ा योगदान है हमारी कला, संस्कृति और समाज के अंदर। अब हम यहाँ पर पूर्णतः समझ चुके हैं कि जनजातियों की क्या समस्या थी। वो समस्या थी कि सब हस्तक्षेप कर रहे थे, उनका पूर्णतः शोषण हो रहा था, शासन द्वारा हस्तक्षेप और जनजातियों के ऊपर शोषण। पर सामान्य जनता क्या चाह रही थी? क्या वो एक उत्तरदायी शासन की मांग कर रही थी? पर उत्तरदायी शासन की जरूरत क्या थी? क्योंकि राजस्थान के अंदर हमें राज्य रजवाड़े देखने को मिल रहे थे, देखने को मिल रहे थे। यानी अब जनता भी अपने आप में उत्तरदायी शासन की मांग कर रही थी, लोकतांत्रिक तौर पर अपने आप को सशक्त करने की बातें कर रही थी। यानी वो भी एक आंदोलन चलाएंगी, सब प्रजामंडल आंदोलन। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ। सब प्रजामंडल आंदोलन क्या है कि राजस्थान के अंदर जितने भी राज्य, राजस्थान के अंदर उन राज्य, जैसे जयपुर अपने आप में एक राज्य था, जैसे कि जोधपुर अपने आप में राज्य था, तो उन राज्यों की जनता द्वारा जब उत्तरदायी शासन की मांग की गई और राजशाही को पूर्णतः खत्म करने की बात की गई, उन्हें हम प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पूर्णतः जानेंगे। इन प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ही हमें देखने को मिलता है कि साहब ये तो एक राजनीतिक जनजागरण का काम कर रहे हैं, पर समाज का, जनता का सामाजिक उत्थान भी इन आंदोलनों के साथ पूर्णतः जुड़ा हुआ था।
एक हमें पॉइंट देखने को मिलता है कि राजस्थान के जितने भी नेता जो कांग्रेस के संपर्क में थे, उन्होंने अपने अपने इलाकों के अंदर प्रजामंडल आंदोलन को पूर्णतः बढ़ाया। पहला हमें देखने को मिलता है साहब मेवाड़ प्रजामंडल। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल तथा महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा को यहाँ पर पूर्णतः बनाया गया। स्थिति हमें देखने को मिलती है कि साहब इस पूरे की पूरे मेवाड़ प्रजामंडल बनने के बाद अब अलग अलग इलाकों के अंदर प्रजामंडल की जो मांग थी वो जुड़ती गई। ऐसी की ऐसी मांग हमें देखने को मिलती है मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ यानी कि जोधपुर के अंदर। जोधपुर में 16 मई 1938 को यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना, नींव डाली। और ये जो मारवाड़ लोक परिषद थी वो अपने आप में राजनीतिक तौर पर जन जागरण का काम करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट तौर पर आंदोलन की घटनाएं होती है। और हमें देखने को मिलता है आजादी के बाद हर जगह पर ही पूर्णतः उत्तरदायी शासन होता है, लोकतांत्रिक शासन। तीसरा हमें देखने को मिलता है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल अपने आप में सबसे बड़े प्रजामंडल में से एक। वनस्थली में हीरालाल शास्त्री ने अपनी संस्था जीवन कुटीर से अपने कार्यकर्ताओं और जमनालाल बजाज की प्रेरणा से 1937 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्र और हीरालाल शास्त्री जो थे वो पूर्णतः हमें महामंत्री के तौर पर देखने को मिलते हैं। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हमें जमनालाल बजाज द्वारा की जाती है। और यह ऐसा प्रजामंडल था जो हमें देखने को मिलता है 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तो प्रजामंडल अपने आप को अलग रखता है। क्यों? क्योंकि प्रजामंडल और साथ साथ में जो जयपुर राज्य था उसका एक एग्रीमेंट हो जाता है, जिसे हम जेंटलमैन एग्रीमेंट के तौर पर कहते हैं, जिसमें कहा था कि भाई आप लोगों की हम बात मान रहे हैं, आप इस भारत छोड़ो आंदोलन को जयपुर के अंदर मत लेकर आना। पर अब एक नया मोर्चा जो है वो पूर्णतः बनता जा रहा था। पर जयपुर प्रजामंडल का भी बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडलों से। इन्हीं के अलावा जो और दूसरे राज्य थे, जैसे बीकानेर हो गया, जैसे कि डूंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, धौलपुर हो गया, झालावाड़ हो गया, हर एक क्षेत्र के अंदर उत्तरदायी शासन की मांग पूर्णतः बढ़ रही थी। और हर एक इलाकों के अंदर अलग अलग प्रजामंडल, उनके अध्यक्ष और उनके आंदोलन जो थे वो पूर्णतः चल रहे थे। यानी एक पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर लोकतांत्रिक घटनाएं जो थी वो बढ़ती जा रही थी, जन जागरण जो था वो पूर्णतः बढ़ता जा रहा था। बीकानेर के अंदर वैद मेघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी, कलकत्ता के अंदर की। कोटा के अंदर पंडित नानूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी। हमें देखने को मिलता है करौली के अंदर त्रिलोक चंद माथुर। और पूरे के पूरे राजस्थान के जो अलग अलग इलाके हैं सब के अंदर अलग अलग प्रजामंडल की स्थापना हुई, उनके अलग अलग अध्यक्ष थे और आंदोलन की रफ्तार जो थी वो पूर्णतः बढ़ती जा रही थी। स्थिति तब देखने को मिली जब 1947 के अंदर देश आजाद हो जाता है। और देश आजाद के साथ साथ ही 1956 के अंदर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। और तभी से ही हम देखेंगे सब कि 1948 के बाद से ही अब एक लोकतांत्रिक सरकार पूर्णतः आ गई थी और राजस्थान जो था वो पूर्णतः बन चुका था। यानी स्वातंत्र चेतना जगने से, आंदोलन के सफल होने से हमें हमारा अखंड भारत जो है वो पूर्णतः देखने को मिला था। चलिए इस चैप्टर के अंदर इतना ही। बाकी हमने भारत से रिलेटेड आगे की बातें और करी थी कि सब पाकिस्तान की क्या समस्या थी, जम्मू कश्मीर की क्या समस्या थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उन सभी के बारे में चर्चा करी थी। पर यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।